कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वैदिक एज। एंड व्हेन वी से द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ वैदिक एज, दिस मींस द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ऋग्वैदिक एज एज वेल एज द लेटर वैदिक एज। ओके, तो पॉलिटिकल सिस्टम है क्या? एक्चुअली ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक एज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के डेवलपमेंट की एक जर्नी है। अब उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेयर इन ऋग्वैदिक एज द पॉलिटिकल सिस्टम वाज ऑन द बेस्ड ऑफ किनशिप, वेयर एज इन लेटर वैदिक एज इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द टेरिटोरियल किनशिप। इसका मतलब है कि अभी ऋग्वैदिक एज में ट्राइबल ग्रुप है जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रहा है और वो लैंड ओनरशिप का कंसेप्ट अभी नहीं रखता है। लेकिन जब हम लेटर वैदिक एज में आते हैं तो वहां पर लैंड ओनरशिप का कंसेप्ट आ गया। एंड लेटर वैदिक एज में जो वेदास लिखे गए उनमें जो स्टोरीज आई हैं वो स्टोरी अब लैंड को लेकर के फाइट करने, उनके लिए वॉर करने की स्टोरी आ गई है। वेयर एज इन ऋग्वेदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसी क्लैन को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। जो ऋग्वेदा एज में राजन है, राजन मीन्स द ट्राइबल चीफ, he was not the real king, he was just enjoying the authority as first among equals। जैसे कि सभी कॉमन लोगों के बीच में से कोई एक आगे आ गया और उसको फर्स्ट मान लिया गया, लेकिन वो सुपीरियर नहीं है, वो सीनियर नहीं है, ही इज इक्वल बट फर्स्ट है। लेकिन जब हम लेटर वैदिक एज में आते हैं तो यहां पर किंगशिप डेवलप हो गया है और जो किंग है, जो राजन है, दो हिज टाइटल वाज स्टिल राजन, लेकिन अब वो प्रॉपर किंग के जैसी अथॉरिटी रखता है। ऋग्वैदिक एज में जो डिसीजंस होते थे वो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होते थे। इट मींस पूरा ग्रुप एक साथ बैठता था एंड उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन लिया जाता था। राजन वाज नॉट द होल एंड सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। लेकिन जब लेटर वैदिक एज में आते हैं तो यहां पर मोनार्किकल अथॉरिटी डेवलप हो गई है एंड राजन बिकेम द मोनार्क एंड पैरामाउंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इसी जर्नी को समझना ही ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक एज के पॉलिटिकल सिस्टम की जर्नी है। जब हम ऋग्वेदा को देखते हैं तो ऋग्वेदा में बहुत सारे वॉर स्टोरीज को मेंशन किया गया है, जिसमें कि अराउंड 30 क्लैन, 30 ट्राइबल ग्रुप की स्टोरी मेंशन की गई है ऋग्वेदा में। क्या है? ऋग्वेदा इंक्लूड्स अ स्टोरी ऑफ 30 ट्राइब्स। अब ये जब हम ट्राइब्स कहते हैं तो इसका मतलब अब ओरिजिनल पीपल नहीं जो कि बहुत इंफीरियर है, ऐसे नहीं। ट्राइब बस सिंबोलिज्म है, लेकिन ये एडवांस ट्राइब्स है जिसने कि अपना एक सिस्टम बना रखा है जो ग्रो कर रही हैं। ओके, तो इन 30 ट्राइब्स की स्टोरी ऋग्वेदा में मेंशन है। इन 30 ट्राइब्स में से भी कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जिनको कि सुपीरियर ट्राइब कंसिडर किया जाता था, जिसमें पंचजन्य या पंचजना करके 5 ट्राइब का एक ग्रुप था। ओके, एंड वो 5 ट्राइब जो थे वो थे द यदु, तुर्वासा, पुरु, अनु, द्रुह्यु। कौन कौन है? द यदु, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल ट्राइब ऑफ दैट ट्राइब। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण इसी यदु ट्राइब से बिलोंग करते थे। दूसरा कौन है? तुर्वासा। तुर्वासा, he was also a very powerful tribe, तुर्वासा। थर्ड वन इज अनु। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है वो है पुरु एंड द्रह्यु। पुरु ट्राइब को याद रखना है क्योंकि इसकी स्टोरी आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगला है द्रह्यु। तो इन पांचों क्लैन को, पांचों अलग अलग ट्राइब्स को कंबाइंडली पंचजना कहा जाता था और ये मेनली ऐसे ट्राइब्स थी, ऐसी ग्रुप थी जो कि ऋग्वेद में सुपीरियर क्लैन के रूप में दिखाया गया है। लेकिन इन 5 में से भी बाद वाले एज में एक नया ट्राइबल ग्रुप फॉर्म होता है एंड दैट वाज कुरु। एक नया ट्राइबल ग्रुप कौन सा आता है? कुरु। ही बिकेम द मोस्ट पावरफुल ग्रुप, मोस्ट पावरफुल क्लैन ऑफ ऋग्वेदा। एंड ये जो कुरु ट्राइब है वो एक्चुअली 2 ट्राइबल ग्रुप के मिलने से बना है एंड दैट वाज पुरु
एंड भरत। महाभारत की जो स्टोरी है वो इसी कुरु ट्राइब की स्टोरी है, जिसमें कि पांडवास एंड कौरवास होते हैं, उस कुरु ट्राइब से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुरु ट्राइब अपने आप में कोई सिंगल क्लैन नहीं है, ये दो अलग अलग क्लैन की मिक्सिंग से एक बना पावरफुल क्लैन है, एंड दैट वाज पुरु एंड भारत। ओके, यहां पर ऋग्वेद में एक स्टोरी है कि जो एक पुरु किंग होते थे, उनका नाम था त्रासदस्यु। पुरु किंग का नाम क्या है? हिज नेम वाज त्रासदस्यु, त्रासादस्यु। ओके, एंड जो भरत किंग है उनका नाम है दिवोदासा, दिवोदासा। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया, और ये बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है? अलायंस किसके अगेंस्ट था? ये अलायंस था एक नया दास रूलर, ध्यान रखना है, मैं बोल रहा हूं क्या? दास रूलर। ओके, नाम क्या है उसका? नाम है सांबरा, सांबरा, और ही वॉज अ दासा रूलर, दासा रूलर। इन दोनों ने एक कन्फेडरेसी बनाई, एक ग्रुप बनाया, इसको सांबरा के अगेंस्ट वॉर हुई, और फाइनली इन दोनों ने सांबरा को डिफीट किया। सांबरा को कहा जाता है कि ही वॉज हैविंग मेनी फोर्ट्स एंड कंट्रोल ऑन मेनी माउंटेन्स। तो उसको डिफीट करके, और इन दोनों ने क्या किया, जब देखा कि हमारा एक साथ मिलने से हम बड़े बड़े इनेमी को डिफीट कर पा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फिर इसको परमानेंटली मिक्स कर लें। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक कॉमन ग्रुप बना लिया, एंड फिर बाद में फिर उनमें मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, और धीरे धीरे वो एक होते चले गए, एंड एक नया ट्राइब आया, कुरु। इट वॉज अ वेरी पावरफुल ट्राइब। लेकिन यह अलायंस बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सका। हालांकि इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर नाम देखिएगा, क्या है? त्रासादस्यु, हिज नेम एंड्स विद दस्यु, एंड इनका नाम एंड होता है दासा से। और ये सांबरा कौन है? ये भी दासा रूलर है। इसका मतलब है कि जो दस्यु है, ऋग्वेदा में दस्यु एक्चुअली जो इंफीरियर क्लैन होता था उसको इंडिकेट किया गया है, और मेनली जो हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं वो मानते हैं कि जो नन आर्यंस थे, जो बाद में फिर जिनका आर्यनाइजेशन हुआ उनके लिए, और जो अच्छा काम नहीं करते थे, उनको दस्यु कहा गया। तो लेकिन यहां जो अलायंस बना है वो किसका है? दिवोदासा का। दिवोदासा, ही वाज कंसिडर्ड एन आर्यन रूलर। तो एक आर्यन प्लस अ नन आर्यन, दोनों ने मिलकर के एक अलायंस बनाया, किसके अगेंस्ट? एक आर्यन रूलर के अगेंस्ट, ठीक है? और इन दोनों ने सिर्फ अलायंस ही नहीं बनाया, बल्कि मैट्रिमोनियल अलायंस बना करके और आपस में अपने क्लैन को मिक्स करा दिया, एंड अ न्यू क्लैन, कुरु क्लैन वाज फॉर्म्ड, ठीक है? तो यहां तक तो एक स्टोरी आती है। एक दूसरी स्टोरी ये है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, द स्टोरी ऑफ द 10 राजना वॉर, ठीक है? ये क्या है? ये 10 राजना वार का मतलब होता है कन्फेडरेसी ऑफ 10 रूलर्स। अब यहां पर 10 लोगों के, 10 राजाओं का एक ग्रुप बन गया है। जस्ट पहले वाले में हमने क्या देखा था कि एक आर्यन, एक नन आर्यन, दो राजन ने अपना एक अलायंस बनाया, एंड नाउ देयर इज अ अलायंस ऑफ 10 किंग्स। अब यहां पर लेकिन स्टोरी बदल जाती है। यहां पर भरत ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं, भरत ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हैं सुदासा, ओके? एंड ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ दिवोदासा, ओके? दिवोदासा, जिन्होंने कि भरत एंड पुरु को मिला करके एक नया क्लैन बनाया था, कुरु क्लैन बनाया था। लेकिन यहां पर जो भरत क्लैन है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? सुदास। एंड इन्हीं के अगेंस्ट ये 10 किंग्स की, 10 रूलर्स की कन्फेडरेसी बनी हुई है, जिसमें एक क्लैन, कौन क्लैन है? जिसमें एक क्लैन है पुरु क्लैन, पुरु भी है।
इसका मतलब है कि यह पुरु जिसने कि भारत के साथ मिलकर के एक नया क्लैन बनाया था, एक नया ग्रुप बनाया था, कुरु ग्रुप, अब वह अलायंस सेपरेट हो गया था, ब्रेक हो गया था, एंड दोनों अब एक दूसरे के क्या थे, अपोनेंट्स थे। दो दे टुक फाइट एंड सुदास ने क्या किया, इन 10 रूलर्स को डिफीट किया। ओके और वॉर कहां हो रहा था, द वॉर वॉज फाइटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुरुषिनी। रिवर पुरुषिनी, पुरुषिनी किसको कहा जाता है, रावी रिवर को कहा जाता है। ऋग्वेद में इसको रावी रिवर को पुरुषिनी नाम से जाना जाता है। अब यहां पर सुदासा ने क्या किया, इन 10 रूलर्स की कन्फेडरेसी को हराया, और इन 10 में बहुत सारे ऐसे हैं जो आर्यंस हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन आर्यंस हैं, मतलब आर्यंस एंड नॉन आर्यंस दोनों ने ज्वाइंटली एक ग्रुप बनाया, किसके अगेंस्ट, एक आर्यन रूलर के अगेंस्ट। ओके तो इसका हालांकि ये कन्फेडरेसी डिफीट हो जाती है, और उसके बाद सुदासा क्या करते हैं, सुदासा उसके बाद ही वेंट देयर टू द नियर बाई रिवर सरस्वती, रिवर सरस्वती, और वहीं पर ये क्या हो गए, सेटल्ड हो गए, सेटल्ड नियर द रिवर सरस्वती। अब इस स्टोरी को देखकर के इसमें एक और भी बात है, कहा जाता है कि बिफोर द वॉर जो सुदासा थे, इन्होंने क्या किया था, इनके पुरोहित थे ऋषि विश्वामित्र, लेकिन इन्होंने विश्वामित्र को क्या किया, जस्ट बिफोर द वॉर ही रिप्लेस्ड हिम विथ गुरु वशिष्ठ। ओके तो विश्वामित्र को वशिष्ठ से इन्होंने रिप्लेस कर दिया, तो विश्वामित्र ने इन जो 10 रूलर्स की कन्फेडरेसी थी इनको सपोर्ट किया था, दो ही वॉज डिफीटेड, एंड वशिष्ठा ने एक प्लान किया था कि जो रिवर पुरुषनी है उसके ऊपर एक नेचुरल डैम बना हुआ था उसके पास, और उसी डैम के अपोजिट साइड में इन 10 कन्फेडरेसी की आर्मी खड़ी थी। तो ऑन द सजेशन ऑफ ऋषि वशिष्ठ क्या किया, सुदास ने वो जो नेचुरल डैम था उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और जैसे ही नेचुरल डैम को तोड़ा, फिर जो पुरुषनी रिवर का जो वाटर था वो इतना फ्लडेड वाटर था कि उसने इस पूरे 10 कन्फेडरेसी की आर्मी को बहा दिया, खत्म कर दिया। तो इस तरीके से विथ हिज प्लानिंग ऑफ ऋषि वशिष्ठा, सुदास बिकेम द विक्टोरियस इन दिस दशराजना वॉर। ओके अब इस स्टोरी को देख करके, या जिससे पहले जो हमने स्टोरी देखा, इसको देख करके क्या लगता है, इसको देख करके लगता है कि जिस तरीके से स्टोरी मेंशन किया गया, दैट मीन्स कि देयर वाज अ वेरी पावरफुल किंग एंड देयर वर मेनी पावरफुल किंग। इसका मतलब है कि जो किंगशिप है वो काफी स्ट्रांग हो गई थी, एंड किंग जो मोनार्क था वो काफी पावर एंजॉय करता था, ही वाज हैविंग द रियल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। लेकिन इसी को देख करके एक और बात नजर आती है, यहां पर एक मैप देखिएगा, अब इस मैप को ध्यान से देखिएगा, इसमें देख करके ये स्टोरी को कनेक्ट करिएगा कि सुदास जो है वो कहां रहते हैं, he was living nearby the river Yamuna and he went there to took fight against 10 confederacy near the river Ravi. ओके पुरुषनी रिवर। तो पश्चिम से पूर्व से, ईस्ट से वो वेस्ट आ रहे हैं, और सेटल कहां हो रहे हैं, यहां रिवर सरस्वती है, he is settling here nearby the river सरस्वती। इसका मतलब है कि ये ईस्ट से वेस्ट की ओर आकर के माइग्रेट होकर के और वेस्ट में सेटल हो रहे हैं, जबकि जो इंडिया में लैंड फर्टिलिटी है वो हमेशा फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स हमने ये देखा है कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जो फर्टिलिटी है इधर बढ़ती जाती है। तो अब वो कोई फर्टाइल गंगेटिक प्लेन को छोड़ करके और इंडस प्लेन में आकर के शिफ्ट हो रहा है। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, इसका मतलब है कि वो फर्टाइल जो गंगेटिक प्लेन है उसकी वैल्यू उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि हाउ यूजफुल द लैंड इज। और क्यों नहीं पता है, बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग द कंसेप्ट ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड। वो अभी भी भूमि से उत्पादकता, भूमि की संपत्ति की इंपॉर्टेंस और वहां से जो उत्पादन हो रहा है उससे बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं है। और ये कैसे पता चलता है, इसी स्टोरी से पता चलता है। इस स्टोरी से कैसे पता चलता है
कि यहां पर एक स्टोरी है कि जो किंग है, जो राजन है, राजन, उसका जो टाइटल है वो अलग अलग है। अब उसका टाइटल क्या है? तो उसका टाइटल है गोपा। ठीक है, कभी कभी उसको जनस्य गोपा कहा जाता है, जनस्य गोपा। ठीक है, एंड जो वॉर लड़ा जा रहा है, उस वॉर को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? गविष्टि। गविष्टि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गविष्टि? गविष्टि मीन्स फाइट, फाइट फॉर काउ और सर्चिंग ऑफ काउ, सर्चिंग ऑफ काउ। तो इसका मतलब है कि जो वॉर हो रहा है वो अभी भी किसके लिए हो रहा है? काउ के लिए हो रहा है। जो राजन है उसका टाइटल क्या है? गोपा। गोपा मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ काउ। जना से गोपा मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ जना एंड काउ। जो अपने पीपल एंड काउ दोनों को प्रोटेक्ट करता है वो राजन है। जो काउ को प्रोटेक्ट करता है वो राजन है। और जो वॉर लड़ता है वो क्या है? गविष्टि, फाइट फॉर काउ। तो इन सब को देख करके, इन टाइटल्स को देख करके ऐसा लगता है कि इस एज में अभी भी लैंड ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं आया है। अभी भी जो रियल वेल्थ है वो क्या है? वो कैटल है, वो काउ है। काउ इज द रियल वेल्थ ऑफ द क्लैन। तो जब काउ अगर रियल वेल्थ है, इसका मतलब है कि आप अभी भी परमानेंट सेटल्ड नहीं हुए हैं। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। क्योंकि जब आप एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो जाएंगे तो लैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अभी भी लैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए काउ इंपॉर्टेंट है, एनिमल इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अभी आप क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। एनिमल बेस्ड इकोनॉमी है आपकी। ठीक है, तो इसको देख करके हमें एक दूसरा पहलू समझ में आता है। जो राजा का वार देख रहे हैं तो उससे दिखता है कि अरे काफी पावरफुल राजा है। लेकिन जब उसके टाइटल्स एंड वॉर का टाइटल देखते हैं तो इससे लगता है कि नहीं नहीं, अभी तो उतना पावरफुल नहीं, क्योंकि जब तक लैंड ओनरशिप नहीं है तब तक वो बहुत अच्छा टैक्स लगा नहीं सकता। उसके पास पैसे नहीं होंगे उतने, उसके पास वेल्थ नहीं होगा। तो वेल्थ नहीं होगी तो पावर नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, जो मॉडर्न स्टेट से हम इसको कितना कंपेयर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम जो राजन है उसका टाइटल देख करके तो मॉडर्न स्टेट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका प्रॉपर टास्क क्या है? टू प्रोटेक्ट हिज जना एंड काउ। ठीक है, और अगर हम उसमें जो मॉडर्न स्टेट है उसमें देखते हैं तो उसके पास क्या होती है? मॉडर्न स्टेट के पास आर्मी होती है। ये आर्मी कैसी है? परमानेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न स्टेट के पास ब्यूरोक्रेसी होती है। फिर मॉडर्न स्टेट के पास टैक्स सिस्टम होता है। एंड मॉडर्न स्टेट के पास आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी का मतलब वाई वी विल एक्सेप्ट हिम एज अ रूलर। तो बिकॉज कि ये डेमोक्रेसी है और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। उससे पहले मोनार्की अगर एक्सेप्ट थी तो मोनार्की के लिए क्या था? डिवाइन ओरिजिन थियरी आती थी या फिर कंटेक्चुअल थियरी आती थी। ऐसे करके लोगों को कहा जाता था कि आपको अपने किंग को रिस्पेक्ट करना है। तो ये चार मिल करके मॉडर्न स्टेट्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम ऋग्वैदिक स्टेट को देखें तो ऋग्वैदिक स्टेट में जो राजन है, हाउ पावरफुल ही इज, अगर इन बेसिस पे उसको कंपेयर करें, जैसे अगर हम इसको ये देखते हैं तो उसके पास अभी क्या परमानेंट आर्मी आ गई है? क्या परमानेंट ब्यूरोक्रेसी आ गई है? क्या? तो ये चीजें तभी आ सकती हैं जब आपके पास परमानेंट टैक्स सिस्टम हो। ऋग्वेद में हमें बहुत बार बलि जैसा एक वर्ड दिखता है। अब मेनी स्कॉलर्स, मेनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट वाज अ टैक्स एंड मेनी बिलीव्स इट वाज नॉट अ टैक्स। अगर हम टैक्स माने तो भी जब उसका नेचर देखा जाता है तो इट वाज नॉट कंपल्सरी, इट वाज वॉलंटरी।
मतलब अपनी इच्छा से स्वेच्छा से देने वाला एक टैक्स दिखता है, ठीक है। तो जब स्वेच्छा से दिया जा रहा है तो टैक्स भी क्या है, टैक्स में दिया क्या जा रहा है, बलि में क्या दिया जा रहा है, एनिमल। आप काऊ दे रहे हैं और काऊ दे करके और आप उम्मीद कर रहे हैं एक, और यह है क्या, ये परमानेंट टैक्स नहीं है, ये बस ट्रिब्यूट है टू द राजन, ट्रिब्यूट है। तो अब आपके पास वेल्थ ही नहीं है, वेल्थ नहीं है तो आप किसी को सैलरी नहीं दे सकते। अब सैलरी नहीं दे सकते तो कोई आपकी आर्मी में नहीं होगा, सैलरी नहीं दे सकते तो आप ब्यूरोक्रेसी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एंड ऋग्वेद में किंगशिप को लेकर के कोई आइडियोलॉजी नहीं दिखाई गई है। तो यहां पर ऋग्वैदिक एज में परमानेंट आर्मी भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी नहीं है, एंड आइडियोलॉजी भी नहीं है, टैक्स सिस्टम भी परमानेंट नहीं है। तो इससे पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक राजन है, he can't be a powerful king because he was having limitations of economy, army, bureaucracy and ideology, ठीक है। उसी तरीके से उसके पावर पर और भी बहुत ज्यादा कंट्रोल है, लाइक there were many limitations, many other limitations। और क्या लिमिटेशंस है भाई, तो और लिमिटेशंस में हम देखते हैं कि उसके पास उसके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करने के लिए there were many assemblies, the great assemblies, the great assemblies, like great assemblies like अब उसमें असेंबलीज है, उनका नाम क्या है, सभा, समिति एंड विदत, विदत, ओके। कहीं कहीं पर ऋग्वेद में कुछ ऐसा भी वर्ड यूज किया गया है गण जैसे, बट इट वाज नॉट दैट मच प्रोमिनेंट। तो सभा, समिति एंड विदत, व्हाट वाज सभा, अब यह है क्या भाई सभा, तो सभा को देखते हैं तो इट वाज अ स्मॉलर इलीट गैदरिंग। सभा क्या है, स्मॉलर इलीट गैदरिंग, गैदरिंग। अब इसमें जब भी जो इलीट क्लास, जो उस ट्राइबल ग्रुप में जो इलीट है वो एक जगह इकट्ठा होता है और कोई डिसीजन लेता है तो दैट वाज कॉल्ड सभा। वेयरएज जो समिति है, समिति क्या है, समिति इज अ लार्जर असेंबली, ये सबसे बड़ी असेंबली है, कैन बी कंसिडर्ड द लार्जेस्ट असेंबली, ओके। और इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करता है राजन, हेडेड बाय राजन, ओके। एंड इनके जो डिसीजंस होते हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं, लाइक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, कि भाई किसी के घर में कोई पैसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है तो उसकी कैसे हेल्प की जाए, या कोई बड़ा डिसीजन है उसको लेने के लिए ये समिति की मीटिंग्स होती थी, ओके। एंड हियर मैक्सिमम पॉपुलेशन लाइक मेल एंड फीमेल ऑल्सो दे टुक पार्ट देयर, ओके। लेकिन जब कोई लोकल मीटिंग होती थी, लोकल मीटिंग लाइक जैसे कभी सोशल इशू हो गया या कोई रिलीजियस इशू हो गया, सोशल प्लस रिलीजन, इनसे जुड़ा हुआ कोई मैटर है और लोकल लेवल का मैटर है, तो उस पर जो मीटिंग होती थी उसको विदत कहा जाता था। तो अब यहां पर देख करके क्या लगता है कि सभा में जो राजन है उसका रोल लिमिटेड है, क्योंकि सभा क्या है, ये इलीट गैदरिंग है, इसमें राजा के ही इक्विवेलेंट बहुत सारे लोग हैं, राजन के इक्विवेलेंट, और दे आर टेकिंग डिसीजन देकर ऑन द कंसेंसस, उसमें राजन अपना कोई अथॉरिटी नहीं दिखा रहा है। उसी तरीके से समिति में राजन क्या है, राजन समिति का हेड जरूर है, लेकिन डिसीजन मेकिंग कंसेंसस से हो रही है, सभी लोग मिलकर के कंसेंसस डिसीजन ले रहे हैं। उसी तरीके से विदत है, विदत में राजन का कोई रोल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि उसमें जो ऋग्वैदिक एज की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी
उसमें राजन को बहुत ज्यादा पावर नहीं था, उसके पास बहुत लिमिटेड स्कोप था खुद को पावरफुल दिखाने का। ओके, अब आते हैं लेटर वैदिक एज में। अब जब हालांकि जब ऋग्वैदिक एज का जो पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, पॉलिटिकल हायरार्की, तो वहां पर सबसे नीचे दिखता है कि सबसे नीचे क्या है, कुल है। कुल का मतलब क्या है, अ फैमिली, जो कि ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। एंड इट वाज हेडेड बाय कुलप, जो घर का मुखिया होता था उसको कुलप कहा जाता था। कुल के बाद जब कुछ 4-5 कुल 10 कुल मिलकर के एक जगह इकट्ठा होते थे तो उसको कहा जाता था ग्राम, विलेज। उसका जो हेड होता था उसको कहा जाता था ग्रामीणी। तो यहां पर फैमिली में पैट्रियार्कल फैमिली है एंड फादर वाज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। एंड इन विलेज देयर वाज अ अथॉरिटी, देयर वाज अ मैन नेम्ड ग्रामीणी हु वाज द हेड ऑफ द विलेज। उसके बाद अगला है विश। विश मीन्स क्लैन। क्लैन क्या है कि बहुत सारे कुल अगर एक जगह मिल गए तो वो हो गया ग्राम, और बहुत सारे ग्राम, आसपास के ग्राम मिल करके एक जो पूरा का पूरा क्लैन होता था वो अगर एक जगह होता था तो उस क्लैन को कहा जाता था विश। एंड उसका जो हेड होता था उसको कहा जाता था विशपति। उसके बाद विश से ऊपर होती थी जना। जना का मतलब है पूरा का पूरा ट्राइबल ग्रुप, जिसमें कि एक ट्राइबल ग्रुप में बहुत सारे क्लैन हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं, और ये सब मिल करके एक पूरा जन फॉर्म करते थे। उसका जो हेड होता था दैट वाज राजन। ओके, तो ही वाज द हेड ऑफ जना। बट उसके पावर को हमने देखा कि अभी भी उसके पास ना तो इकोनॉमिक पावर है, ना मिलिट्री पावर है, ना ब्यूरोक्रेटिक पावर है। ब्यूरोक्रेसी है, ये दिख रहा है कि कुछ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं, देयर वर अदर ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स ऑल्सो, जैसे कि सेनानी है, या पुरोहित हो गए, ग्रामीणी हो गए, दूत हो गए, अस्पसा हो गए, ऐसे ऑफिसर्स थे, बट दे वर नॉट परमानेंट। ओके, तो इकोनॉमी भी नहीं है। उसके साथ साथ इसके डिसीजन को चैलेंज करने के लिए सभा, समिति एंड विडत जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो इससे पता चलता है कि ही वाज नॉट वेरी पावरफुल। ओके, लेकिन हु वाज द राजन को अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेद में ये सब बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया है वही सारी हैं, कि एक ट्राइबल चीफ था। लेकिन अब जब हम इससे आगे बढ़ करके आते हैं कि राजन के बाद उसके पावर को तो हमने देखा, लेकिन लेटर वैदिक एज में राजन कितना पावरफुल हो गया। तो अब लेटर वैदिक एज में अगर हम इसके पावर को देखें, राजन इन लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक कल्चर। अब यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लेटर वैदिक लिटरेचर्स जो हैं, जिसमें कि बाद के जो 3 वेदास हैं, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड यजुर्वेदा, और उसके बाद आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ्स एंड उपनिषद्स, उनमें जो मेंशनिंग की गई है उसमें टाइटल बदल जाता है। ठीक है, जो राजन है उसका क्या है, टाइटल चेंज हो जाता है। अब इसका टाइटल क्या हो जाता है, अब इसका टाइटल, और टाइटल का बदलना क्या दिखाता है, यह भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टाइटल चेंज होकर क्या हो जाता है, सम्राट हो जाता है। नाउ ही बिकेम राजन टू सम्राट। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको सम्राट कहा जाता है, कहीं कहीं पर जो दूसरा ट्राइब है उसको क्या कहा जाता है, एकराट कहा जाता है, एकराट। ठीक है, कहीं कहीं पर उसे विराट कहा जाता है, कहीं कहीं पर उसे स्वराट कहा जाता है। ठीक है, एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सम्राट, एकराट, विराट एंड स्वराट? सम्राट का मतलब है कि यूनिवर्सल रूलर। तो राजा ने खुद को क्या कहना शुरू कर दिया, यूनिवर्सल रूलर कहना शुरू कर दिया कि आई एम द यूनिवर्सल रूलर। एकराट, एकराट क्या है, एकराट का मतलब है कि होल एंड सोल, सोल रूलर, मतलब मैं ही हूं और कोई नहीं है, एक मैं ही हूं, एकराट। विराट का मतलब क्या है, विराट का मतलब है कि सुप्रीम रूलर, मैं बहुत विराट हूं, सुप्रीम रूलर। और स्वराट का मतलब क्या है कि आई एम इंडिपेंडेंट,
स्व मेरा अपना खुद का राट है, इंडिपेंडेंट रूलर, इंडिपेंडेंट रूलर। अब यहां टाइटल को देखकर के आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर ऋग्वैदिक एज में जो किंग है, जो राजन है, उसका टाइटल है गोपा, जनस्य गोपा, और यहां पर उसका टाइटल बदल करके क्या हो जा रहा है, सम्राट, एकराट, विराट एंड स्वराट। और वो अपने आप को यूनिवर्सल रूलर, सोल रूलर, सुप्रीम रूलर, इंडिपेंडेंट रूलर कहने लग रहा है। तो क्या दिखाता है कि उसका पावर अब बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर जब हम लेटर वैदिक एज में आते हैं तो हमारे पास जो किंगशिप है, दूसरा ऑप्शन है किंगशिप। किंगशिप अब बदल जा रही है। पहले क्या थी कि पहले कॉमन कंसेंसस से फर्स्ट अमंग इक्वल का सिलेक्शन होता था, लेकिन अब यहां पर हेरिडेटरी किंगशिप आ गई। मतलब कि जो राजन है उसका बेटा अब अगला राजन बनेगा, ही वुड बी द नेक्स्ट राजन। तो अब क्या हो गया, ये क्या दिखाता है कि जो राजन है उसके पास पावरफुल अथॉरिटी आ गई। अब उसके बाद उसका बेटा राजन बन रहा है, उसके बाद उसका बेटा। अब यहां पर राजन चेंज नहीं हो रहा है। पहले क्या हो रहा था ऋग्वैदिक एज में कि राजन कंसेंसस से बनता था, लोग कॉमन अपने में से जो जिसको भी लगता था लोगों को ये हमें लीड कर सकता है, उसको उस टाइम के लिए राजन बना देते थे। जब लगता था कि नाउ ही इज बिकमिंग वीक, तो कोई दूसरे से उसको रिप्लेस कर देते थे। बट अब यहां पर रिप्लेसमेंट खत्म हो गया। ठीक है, लेटर वैदिक जो टेक्स्ट हैं उसमें दिखाता है कि एक राजा का बेटा बाद में राजा बन रहा है। ठीक है, और इसकी स्टोरी कहां से आती है, वही दशराजना युद्ध में जो हमने देखा था, क्या कि दिवोदासा एंड किंग बना था भरत ट्राइब का, बाद में फिर उसका ग्रैंडसन सुदासा भी दशराजना वॉर लड़ता है। और ये स्टोरी ऋग्वेद के बाद वाले 7th मंडला में मेंशन की गई, और 7th मंडला थोड़ा बाद का है। ठीक है, हालांकि फर्स्ट एंड लास्ट से पहले का है, लेकिन सेकंड थर्ड वाला ये सब थोड़े और पहले के हैं। इसके साथ साथ हम और भी देखते हैं कि जो बलि नाम का टैक्स है, किंगशिप तो हेरिडेटरी हो ही गई, इससे पावरफुल दिखता है। तीसरा कि जो बलि नाम का टैक्स है, बलि टैक्स, वो क्या हो गया, अब ये कंपलसरी हो गया। कंपलसरी का मतलब कि अब आपको टैक्स देना ही देना है। इफ यू विल नॉट गिव द टैक्स यू विल गेट पनिशमेंट। तो अब पनिशमेंट का कंसेप्ट आ गया, और परमानेंट टैक्स, और टैक्स सिर्फ नहीं आया बल्कि एक ऑफिसर आ गया जो टैक्स कलेक्ट करता था, उसका नाम था, हिज नेम वाज भागदूत। कहीं पर भागदूत भी लिखा रहता है। ओके, तो अब एक ऑफिसर भी आ गया, एक नया ऑफिसर, whose whole and sole work was just to collect tax from the people। ठीक है, तो बलि टैक्स कंपलसरी हो गया, और नए नए टाइप के भी टैक्स इंट्रोड्यूस हो गए, जैसे भाग, शुल्क, न्यू टाइप्स ऑफ न्यू टैक्स। तो लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें कुछ नए टैक्स जिसमें कि भाग एंड शुल्क यह भी दिखने लगा। तो अब ये से क्या हो रहा है, इससे जो राजन है उसके पास पैसे का कलेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ हमें और भी उसके पावर का सिंबलिज्म कहां दिखता है, वो बहुत सारा रॉयल सेक्रीफाइसेस करता है, सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स करता है। अब रॉयल रिचुअल्स क्या है भाई, तो इस एज में आकर के हमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ दिखने लगे। ठीक है, जैसे अश्वमेधा, अश्वमेधा, वाजपेय। ठीक है, अश्वमेधा एंड वाजपेय जैसे यज्ञ दिख रहे हैं, ऋग्वैदिक एज में ये सब नहीं दिख रहे थे। तो अश्वमेधा एंड वाजपेय यज्ञ हो रहा है। अश्वमेधा यज्ञ में क्या हो रहा है कि किंग अपना घोड़ा छोड़ रहा है, जो राजन है, और जिस रीजन में उसका घोड़ा जा रहा है उस रीजन को पूरा वो उसका अपना रीजन हो जा रहा है। अगर कोई उसको काउंटर चैलेंज कर रहा है तो उससे उसकी फाइटिंग हो रही है, वो उसको डिफीट कर रहा है। अब वो लैंड को, टेरिटरी, इसका मतलब क्या है कि अब लैंड इंपॉर्टेंट हो गया, अब वो लैंड को कंट्रोल करने लगा। राजसूय अश्वमेध का क्या है, हाँ सॉरी, राजसूय, राजसूय, ऐसे बहुत सारे यज्ञ आ गए। तो अश्वमेध यज्ञ करके क्या हो रहा है,
पूरे लैंड की ऑनरशिप को वो अपने कंट्रोल में कर रहा है कि इसके पूरे इस रीजन का ऑनरशिप मेरे पास है। आई एम द ऑनर ऑफ दैट लैंड, जहां तक मेरा घोड़ा जा रहा है वो जमीन मेरी है। ठीक है, उस तरीके से वाजपेय यज्ञ हो रहा है। वाजपेय यज्ञ में क्या हो रहा है, रथ पे चैरियोट पे रनिंग हो रही, चैरियोट रेस हो रहा है, और जिसमें हमेशा जो राजन है वही विक्ट्रियस होता है, वही जीतता है। तो ये सब उसके इंपोर्टेंस को बढ़ाने का ये सब यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ हो रहा है, उसको और ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है, लार्जर देन लाइफ ऐसे उसको दिखाने की कोशिश हो रही है। ऐसे ऐसे रॉयल ग्रैंड सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स होने लगे इस वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में। ठीक है, उसी के साथ साथ जो जना था, ऋग्वैदिक एज में जना था, अब वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या बन गया, जनपद बन गया। मींस जो पहले एक लोकल लैंड था वह धीरे धीरे अब डेवलप होकर के क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा किंगशिप का एरिया बन रहा है, जनपद बन गया। अब यहां से क्या दिखता है कि अब यहां से एक टेरिटोरियल स्टेट इमर्ज हो रहा है, टेरिटोरियल स्टेट का इमर्जेंस हो रहा है। ठीक है, तो एक टेरिटरी बेस्ड, इससे पहले वाला जो स्टेट है, हालांकि वो रियल स्टेट टर्म्स में नहीं है, लेकिन उससे पहले वाला जो है ऋग्वैदिक एज में वो क्या कर रहा है, वो अपने पूरे क्लैन को मैनेज कर रहा है, वो टेरिटरी को मैनेज नहीं कर रहा है। लेकिन लेटर वैदिक एज में जनपदा का कंसेप्ट आ गया, एंड जनपद वाज अ लैंड टेरिटरी, तो टेरिटोरियल स्टेट भी इमर्ज हो रहा है। उसी के साथ साथ हमें स्ट्रॉन्ग आर्मी दिखने लगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड परमानेंट ब्यूरोक्रेसी आ गई। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी कैसे पता चलता है, तो इस एज में लेटर वैदिक टेक्स्ट में कंसेप्ट ऑफ रत्निन, कंसेप्ट ऑफ रत्निन, रत्निन मीन्स सुपीरियर ऑफिसर्स एंड दे वर 13 इन नंबर्स। ठीक है, तो 13 सुपीरियर ऑफिसर्स का कंसेप्ट आ गया, रत्निन का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो एक एस्टेब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसी आ गई। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, इससे पता चलता है कि यस नाउ द राजन बिकेम पावरफुल किंग। तो भाई दिख तो गया कि पावरफुल हो गया, लेकिन पावरफुल हुआ कैसे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि हमने देखा है कि पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए क्या करना होता है आपको, अगर आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए तो उसके लिए आपके पास परमानेंट आर्मी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, और उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, और मैच्योर टैक्स होना चाहिए, और आइडियोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो क्यों गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि जो आर्यंस थे वो क्या कर गए, ऋग्वैदिक एज में वो माइग्रेट हो रहे थे, ऋग्वैदिक एज में वो इसके आसपास इकट्ठा हो रहे थे जो अपर गंगेटिक प्लेन है, लेकिन लोअर वैदिक एज में वो माइग्रेट होकर के लोअर गंगेटिक प्लेन में चले आए। ठीक है, कोसल विदेहा काशी उस रीजन तक चले गए, और वहां पर फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। तो जब फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी तो इन लोगों ने क्या किया, अब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं था कि पहले एग्रीकल्चर नहीं था, ऋग्वैदिक एज में भी एग्रीकल्चर है, लेकिन वो परमानेंट एग्रीकल्चर नहीं है, वो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर है। जैसे ही खेती का अनाज हो जाता है वो उस अनाज को इकट्ठा करते, कलेक्ट करते हैं, एंड दे माइग्रेट समवेयर एल्स। लेकिन अब वो माइग्रेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि लोअर गंगेटिक प्लेन में फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो उन्हें माइग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो अब वो एनिमल जो इंपोर्टेंस ऑफ काउ था वह थोड़ा कम हो रहा है, और अब उसको रिप्लेस करके इंपोर्टेंस ऑफ लैंड बढ़ रहा है। तो लैंड का इंपोर्टेंस बढ़ गया, क्यों? क्योंकि लैंड से प्रोडक्शन होने लगा। जब लैंड से प्रोडक्शन होने लगा तो किंग ने कहा कि तो फिर मुझे टैक्स दो, तो परमानेंट टैक्स आ गया उसके पास। जब परमानेंट टैक्स आ गया तो उसने उसी टैक्स से परमानेंट आर्मी स्टेब्लिश कर दी। आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी जब ये दोनों आ गई तो उसने क्लेम कर दिया कि आई एम द किंग, मैं ही बॉस हूं, एंड नो वन विल चेंज माई डिसीजन, माई डिसीजन इज माई
ऑर्डर इज द लॉ। ठीक है, क्यों कह दिया? क्योंकि अब उसके पास परमानेंट आर्मी है, अगर कोई उसके अगेंस्ट जाता है तो वो उसको पनिश कर सकता है। और ये आया कैसे? क्योंकि उसके पास टैक्स आ गया, बलि टैक्स कंपलसरी हो गया। ठीक है, उसके साथ भागा एंड शुल्का जैसे टैक्स आ गए, भागदूत जैसा ऑफिसर आ गया। तो इन सब से उसके पास पैसा आया और पैसे से उसने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी बना ली। अब वो पावर एंजॉय करने लगा। लेकिन एक और बात है, आप अगर पैसे से आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी बनाते हैं तो दिस विल नॉट बी अ लॉन्ग लास्टिंग एम्पायर, क्योंकि जब तक लोगों में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो व्हेन विल दे फाइंड यू कि आप वीकर हैं, उसी दिन वो रिवोल्ट करके आपको रिप्लेस कर देंगे। तो उस परमानेंसी को सिक्योर करने के लिए क्या चाहिए? आइडियोलॉजी चाहिए। और वो आइडियोलॉजी इस एज में कहां से आती है? तो इस एज में बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते हैं। ठीक है, और वो ब्राह्मण ग्रंथ इस एज के आइडियोलॉजी का बेस बनाते हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ, एक ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसमें एक स्टोरी आई है, डिवाइन ओरिजिन, कंसेप्ट ऑफ, इसमें क्या कंसेप्ट दिया गया है? कंसेप्ट ऑफ डिवाइन ओरिजिन। डिवाइन ओरिजिन। अब इसमें एक स्टोरी है कि जो देवता थे वो बार बार जब दानवों से लड़ने जाते थे, दे गॉट डिफीटेड मेनी टाइम्स, तो वो बार बार हार जाते थे। तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि हमारे बीच में कोई लीडर होता जो हमें रियल तरीके से गाइड करता तो शायद हम जीत जाते। तो हम रियल लीडर कहां से ढूंढे? क्योंकि हम सभी आपस में एक दूसरे से हम चाहते हैं कि हम सभी लीडर बन जाए। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने उनको अपना एक सन उनको दिया और कहा कि नाउ ऑनवर्ड्स ही विल लीड यू, एंड द नेम ऑफ दैट सन वाज इंद्र, देवराज इंद्र। तो वो देवराज इंद्र बन गए। और देवराज इंद्र कौन है? प्रजापति ब्रह्मा के सन है। मतलब ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा एक डिवाइन पावर है, और उनके बेटे क्या हो रहे हैं? राजा हो रहे हैं। तो जो ईश्वर है उसका बेटा राजा है। डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट ला गया गया, और उसी को फिर लोगों को समझाया गया कि जो राजा होता है वो ईश्वर का अंश होता है, इसीलिए राजा की बात हमें माननी चाहिए। उस तरीके से एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ओके, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें स्टोरी है कंटेक्चुअल ओरिजिन थियरी। कंटेक्चुअल ओरिजिन थियरी ऑफ किंगशिप। अब इसमें क्या है? इसमें यह कहा गया कि जब बार बार देवता और दानव आपस में लड़ रहे थे, एंड आफ्टर मेनी डिफीट जो देवता थे दे रियलाइज कि हमारे बीच में कोई एक लीडर होना चाहिए। तो उन्होंने आपस में कहा कि हम लोगों में से जो सबसे स्मार्ट है, सबसे पावरफुल है, उसको हम अपना लीडर डिक्लेयर कर देते हैं, और हम अपनी कुछ पावर उसको दे देते हैं, अपने कुछ राइट्स छोड़ देते हैं, और उसके ऑर्डर को मानने की एक्सेप्टेंस कर लेते हैं कि वो जो भी ऑर्डर करेगा हम उसको मानेंगे, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए। इसी को कहा गया कंटेक्चुअल ओरिजिन थियरी। तो ऐतरेय ब्राह्मण्स ने कंटेक्चुअल ओरिजिन थियरी देकर के लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि जो राजा होता है वो कुछ भी अगर डिसीजन ले रहा है तो हम सभी को उस डिसीजन को मानना होता है, क्योंकि वो हमारा प्रोटेक्टर होता है, वो हमारे बीच में से हम में से सबसे सुपीरियर होता है, और हम सभी को अपने कुछ राइट्स उसको देने होते हैं। तो हम सभी के राइट्स में कमी आती है, और राजा ऑब्वियसली वो सभी के राइट्स राजा के पास जा रहे हैं, तो राजा हम सबसे ज्यादा राइट एंजॉय करेगा, ज्यादा पावर एंजॉय करेगा, हमारे पावर थोड़े कम होंगे। और क्यों कम होंगे? क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो ट्राइबल वॉर होते थे, सिक्योरिटी के लिए क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कंटेक्चुअल थियरी, ओरिजिन थियरी ला करके और राजा के पावर को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। उसी तरीके से एक और ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण में एक कंसेप्ट आया मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय। अब ये मत्स्य न्याय का कंसेप्ट क्या है? उसमें यह बताया गया कि जैसे एक ओशन में, समुद्र में जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है। दिस इज द रूल ऑफ द सी। वहां पर कोई रूल नहीं होता है, जो पावरफुल होता है वही अपने पावर से रूल करता है।
और हमेशा कमजोर को खा जाता है, मार देता है। तो कहा गया, सतपथ ब्राह्मण की एक स्टोरी, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज बता करके और कही गई कि अगर सोसाइटी में किंग नहीं होगा तो सोसाइटी में मत्स्य न्याय आ जाएगा। जो पावरफुल होंगे वो जो वीकर्स होंगे उनको पनिश करेंगे, उनको लूटेंगे, मारेंगे। इसीलिए सोसाइटी में किंग का होना, रूलर का होना कंपलसरी है, और रूलर का होना कंपलसरी है तो उसके ऑर्डर को मानना भी कंपलसरी है। तभी पावरफुल जो लोग हैं वो वीकर को शोषण नहीं करेंगे, उनको पनिश नहीं करेंगे, ठीक है। तभी सोसाइटी में बैलेंस बना रहेगा। तो इन स्टोरीज से सोसाइटी में लोगों को, लिटर वैदिक लोगों को समझाया गया कि किंग कितना इंपॉर्टेंट है, किंग का होना कितना जरूरी है, और अगर किंग नहीं होगा तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं। इससे लोगों को यह बिलीव कराया गया कि हमें किंग के ऑर्डर को मानना होगा, और किंग हमारे बीच में क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारे मीन्स से जो किंग था, लेटर वैदिक किंग था, जो राजन कहलाता था, ही बिकेम द पावरफुल अथॉरिटी, एंड एक इंपीरियल अथॉरिटी के रूप में, एक ऑटोक्रेटिक किंग के रूप में उसका इमर्जेंस होता है। लेकिन अभी भी वो उतना पावरफुल नहीं है जैसा कि मौर्यन रूलर है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका जितना पावर एंजॉय करते हैं, वो उतना पावर नहीं एंजॉय करता। क्यों? क्योंकि अभी भी उसके पावर पर लिमिटेशंस हैं। एंड वो लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन ये है, लिमिटेशन ऑफ हिज पावर में सबसे पहला लिमिटेशन यही है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो अभी भी उसको अपना राजन एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है राजन वर्सेस ब्राह्मण्स। एंड ब्राह्मण्स का मतलब कोई कास्ट नहीं, ब्राह्मण्स का मतलब कि सोसाइटी में वैसे लोग उस टाइम में जो इंटेलेक्चुअल थे और जो पूजा पाठ करते थे, यज्ञ साधना करते थे, जंगलों में रहा करते थे, वो कहते थे कि यू आर, राजन को कहते थे, यू आर किंग ऑफ क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, क्योंकि इस एज में वर्णा सिस्टम आ गया था, बट नॉट ऑफ ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स का किंग कौन है? तो ये कहते थे कि वी वर रूल्ड बाय द लॉर्ड सोमा। कहते थे कि जो भगवान सोम हैं, हम उनके द्वारा रूल्ड हैं, वो हमारे राजा हैं। तो ब्राह्मण्स ने अपने आप को क्या कहा कि वी वर रूल्ड बाय लॉर्ड सोमा। तो यहां पर राजन के पावर में क्या दिखता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे अपना राजा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी उसके सामने पावर का लिमिटेशन है। उसी तरीके से एक ब्राह्मण लिटरेचर है, पहला है ये, दूसरा है एक ब्राह्मण लिटरेचर है तांड्य ब्राह्मण। तांड्य ब्राह्मण, अब तांड्य ब्राह्मण में क्या किया गया है, इसमें बताया गया है ऐसे रिचुअल्स जो क्या कर दे, रिचुअल्स जो किंग के, जो राजन है उसके किंग के, जो किंग का जो पावर है उसके पावर को खत्म कर दे एंड उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो अब तांड्य ब्राह्मण में ऐसे रिचुअल्स हैं जो राजा के पावर को कमजोर कर रहे हैं, राजा को वीक कर दे रहे हैं। तो यह दिखाता है कि इसका मतलब है कि राजा को अभी भी चैलेंज मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से एक और रिचुअल है, एक फेमस रिचुअल है रत्नाहविसी, रत्नाहविसी रिचुअल। अब यह है क्या? यह है कि बिफोर द बैटल, बिफोर द बैटल जो राजन होता था उसको क्या करना होता था, जो उसके रत्नीन्स होते थे, राजा के, राजन के रत्नीन्स होते थे, हम सभी को पता है, देवर क्या, ये हाई क्लास ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे। कितने इनके नंबर हैं? इसमें 13 हैं। तो 13 रत्नीन होते थे। तो राजा को क्या करना होता था कि बिफोर द बैटल राजा को इन रत्नीन्स के घर जाकर के राजन शुड गो टू द हाउस ऑफ रत्नीन एंड उनके साथ बैठ करके खाना खाना होता था और उन्हें वॉर के लिए मनाना होता था।
अब जब तक वो 13 रत्न अग्री नहीं करेंगे तब तक राजा कोई वॉर फाइट नहीं कर सकता। तो अब इससे क्या पता चलता है कि अब ये जो राजा है वो अभी भी अपने वॉर डिसीजन को लेकर के इन रत्न पर डिपेंड है। जब तक इन रत्न की अप्रूवल नहीं मिलेगी तब तक वो वॉर फाइट करने के लिए अथॉरिटी उसके पास अभी नहीं है। तो ये भी क्या दिखाता है कि उसके पावर में अभी भी लिमिटेशन है। और ये सारी लिमिटेशन क्यों आ रही हैं? ये सारी लिमिटेशंस आ रही हैं क्योंकि सोसाइटी में अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक और जो बड़ा मेजर चैलेंज है, इकोनॉमी एग्रेरियन तो हो गई है, एग्रीकल्चर सेंटर्ड इकोनॉमी हो गई है, लेकिन अभी भी उस एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं है कि राजा उससे हैवी टैक्स ले सके और परमानेंट आर्मी रख सके। अभी भी उसके पास आर्मी है लेकिन उसका साइज छोटा है। क्यों? क्योंकि उसका इनकम अभी उतना ज्यादा नहीं है। तो आर्मी भी छोटी है, ब्यूरोक्रेसी भी छोटी है, क्योंकि इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर रही है। उसके साथ साथ आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी देख रहे हैं कि अभी उसे ब्राह्मण से चैलेंज मिल रहा है। तो यह एक जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी, जिसमें कि हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक एज में क्या हो रहा है। ऋग्वैदिक एज में जो जना है वो लेटर वैदिक एज में क्या हो रहा है, लेटर वैदिक कल्चर में वो जना कन्वर्ट होकर के जनपद हो जा रहा है। ठीक है। और 6th सेंचुरी में आकर के 6th सेंचुरी BCE में वो महाजनपद हो जा रहा है। अब यहां जब भगवान बुद्धा का टाइम आता है तो उस टाइम पे जो किंग है वो इस लेटर वैदिक एज वाले से ज्यादा पावरफुल है। और 6th सेंचुरी BC के बाद जब मौर्यन इंपायर आता है तो उस समय हम देखते हैं कि यहां पर जनपदा चेंज होकर के क्या बन गया, इंपायर बन गया। ठीक है। तो यह पॉलिटिकल डेवलपमेंट की एक जर्नी है जो जना से शुरू होती है, लेटर वैदिक एज में जनपदा तक आई है, और जनपदा तक आई है तो इसका मतलब कि महाजनपदा और इंपायर से कम पावर है इसके पास। फिर महाजनपदा में आएगी और वही आकर के आगे मौर्यन एज में मौर्यन इंपायर बन जाएगी। एंड दिस वुड बी द फर्स्ट एंड द मोस्ट पावरफुल इंडियन इंपायर, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार एंड सम्राट अशोका रूल करेंगे। ठीक है। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की एक जर्नी है। तो हमने ऋग्वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज के पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जर्नी देख ली आज। अभी क्योंकि हम इसी एज को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हम आज बाद में आगे 6th सेंचुरी BC डिस्कस करेंगे तो उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहां तक देखेंगे। फिर जब हम मौर्यन इंपायर में आएंगे तो ये पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरी ये जर्नी समझ में आ गई। आप लोग लगातार कनेक्टेड रहिए, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग को लगातार इस लेवल का क्वालिटी कंटेंट मिल सके। ओके। उसके साथ साथ और भी चीजें आप लोगों के साथ जल्दी मैं करने वाला हूं, तो उसके लिए भी वेट करते रहिए और लगातार 8 बजे लाइव देखते रहिए। ओके। चलिए आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।